डियर लिसनर, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 64। मन्नत ने काव्या को बहुत समझाने की कोशिश की, पर काव्या तो इस वक्त अपने सोचने समझने की हालत में ही नहीं थी। उसने तो तरह तरह के दिमाग में बातें चलने लगा कि आज वह राहुल से मिलकर क्या कहेगी, उसको ऐसा क्या सुनाए जिससे उसको तकलीफ़ हो। उसका तो मन कर रहा था कि राहुल को जाते ही थप्पड़ लगाऊंगी। यही सब वह मन में सोच रही थी। काव्या मन्नत के सामने रोते हुए बोली, भाभी क्या आप मेरे साथ आएंगी या नहीं? तो मैं खुद ही वहाँ जाकर फैसला कर लूँगी। ये सुनते ही मन्नत कैसे उसे अकेले जाने दे सकती। मन्नत उसे संभालते हुए बोली, हाँ काव्या, मैं ज़रूर आऊँगी, पर मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, यह सब करना ठीक नहीं है। तुम इस बात को समझो कि राहुल भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ना उनके तरफ से कोई वाइब्स आ रहा है जो कि हम लोग उन्हें कुछ कह सकें। काव्या वापस मन्नत के कंधे पर अपना सिर रख उदास होती हुई बोली, भाभी राहुल ने मेरे सारे मैसेज का रिप्लाई दिया, वह चाहता तो ब्लॉक भी कर सकता था ना। मन्नत ने काव्या को टोकते हुए बोली, बस करो काव्या, राहुल भाई एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं, आए दिन न जाने कितने लोगों से मिलते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वह हर किसी को उसी नज़र से देखेंगे। काव्या अपनी जिद पर अड़ी रही कि वह राहुल ने हाँ क्यों कहा, और अभी तक उसने आईडी ब्लॉक नहीं किया। मन्नत को भी यही लगा कि काव्या को समझाना बेकार है, वह समझने का तो नाम ही नहीं ले रही। युग को बता देना चाहिए। देखते देखते शाम हो गया। अब काव्या और मन्नत रेडी होकर रेस्टोरेंट आ पहुंची, जहां पर उन्होंने राहुल को आने के लिए कहा था। काव्या ने राहुल को मैसेज किया कि रेस्टोरेंट आ पहुंची हूं, पर आप अभी तक आए नहीं, पर उसके मैसेज का राहुल ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ऐसे ही देखते देखते वह दोनों 40 मिनट बैठी रहीं, पर राहुल ने ना कोई मैसेज का रिप्लाई दिया और ना ही आया। 45 मिनट के बाद राहुल का एक मैसेज आया कि वह बहुत बिजी है और वह नहीं आ सकता, पक्का दूसरे दिन यानी कल ज़रूर आऊँगा। काव्या ने राहुल का मैसेज मन्नत को दिखाते हुए बोली, भाभी देखो, यह आज नहीं आने वाला। यह तो कह सकता था ना कि मैं कभी नहीं आ सकता, मैसेज में लिख कल आऊँगा। काव्या की बातों से मन्नत इरिटेट होने लगी। काव्या का हाथ पकड़ बोली, चलो अब हमें घर चलना चाहिए। वे दोनों उस रेस्टोरेंट से निकल सीधे घर आ गई और देखते देखते शाम से रात ढल गया। राहुल अभी तक घर नहीं आया था, क्योंकि वह इन दिनों काफ़ी बिजी रहने लगा था। यह बात सभी को पता था कि राहुल के ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। रात का डिनर करने के बाद सभी लोग अपने कमरे में चले गए। वहीं युग अपना मोबाइल ले बालकनी में खड़े होकर स्मोक करने लगा। मन्नत उसे देख उसे लगा कि काव्या की हरकतें युग को बता देना, ताकि वह छोटी सी बात कहीं बड़ी ना हो जाए, जैसे कि एक दिन पहले उसका हो गया था। मन्नत यही सब सोच बालकनी में आ गई, जो इस वक्त पूरा बालकनी में धुआं धुआं हुआ था। मन्नत ने अपनी हथेली से नाक पर लगा लिए। यह देख युग ने सिगरेट तुरंत बुझाकर डस्टबिन में रख दिया और उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ कहना है तुम्हें? मन्नत हिम्मत बनाकर तो गई थी युग के पास बोलने, पर उसके मुंह से वह शब्द नहीं निकला और वह तुरंत चुप हो गई। यह देख युग वापस पूछा, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो? मन्नत वापस बात बनाते हुए बोली, बस मैं बालकनी में टहलने आई थी, बाकी कुछ नहीं। यह देख युग ने कहा, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम टहलने आई हो। युग थोड़ा कड़क आवाज में मन्नत से पूछने लगा कि बात क्या है। मन्नत चाहती तो भी अपना फेस नॉर्मल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह युग अपने क्वेश्चन में उलझा रहा था। मन्नत भी अपनी जिद पर खड़ी थी और उसने युग को कुछ भी नहीं बताई। मन्नत जल्दी से बालकनी में से निकल बेडरूम में आ गई। वहीं युग अभी भी वहीं खड़ा रहा और दूसरा सिगरेट निकाल स्मोक करने लगा। वहीं दूसरे कमरे में काव्या के तो आंखों में नींद ही नहीं था, यहाँ तक कि वह खूब रोई थी।
देर रात जब राहुल मेंशन आया तो सीधे वह अपने कमरे में आ गया। एक नज़र काव्या को देख वह वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया और फ्रेश होकर जब बेडरूम में आया तो काव्या के बाजू में लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे उसकी शरीर थोड़ा थोड़ा गर्म लग रहा था, जिसके चलते उसने अपने उल्टे हाथ से उसके माथे को छूकर देखा। हल्का हल्का उसका माथा गर्म था। राहुल ने उसे तुरंत सीधा कर दिया जो वह करवट ले सोई थी। एक नज़र उसे घूर कर देखने लगा, उसके माथे को किस कर उसे उठाने लगा। उसके उठाने से काव्या की नींद खराब हो गया और वह उठ के बैठ गई। राहुल उसे अपने दोनों हाथों से चेहरा थाम फिक्र करते कहा, काव्या क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा चेहरा क्यों इतना मुरझाया है? तुम्हारी आंखें सूजी है? राहुल को इतना अपने लिए फिक्र करता देख काव्या तो भड़क उठी और खुद के मन में कहने लगी, बस भी करो राहुल, कितना दिखावा करते हो। अब तुम पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे। मत करो ये सब, तकलीफ हो रहा है मुझे। उसने तुरंत राहुल के हाथों को झटक दिया। यह देख राहुल और भी परेशान होने लगा। परेशान होते हुए वापस उसने काव्या के चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करते कहा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? काव्या ने वापस राहुल का हाथ हटाते बेरुखी से बोली, मुझे नींद आ रहा है, प्लीज़ मुझे सोने दो। इतना बोल काव्या तुरंत लेट गई। उसका यह रवैया राहुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिसके चलते उसने उसे मनाते हुए कहा, सॉरी काव्या, मुझे पता है इन दिनों मैं तुम्हें ज़रा भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, पर जैसे फ्री हो जाऊँगा वैसे मैं तुम्हें अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊँगा। काव्या ने अपने दोनों हाथ कान पर रख तेज आवाज़ में बोली, राहुल प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रहा है। काव्या का इतना रूखापन सुन राहुल दुखी हो रहा था। वह भी उसके पास लेट गया और अपना हाथ उसके चेहरे पर फेरते हुए कहा, ठीक है तुम सो जाओ, तुम्हारी नाराज़गी मैं बहुत जल्द दूर कर दूंगा। वैसे भी तुम्हारा नाराज़ होना भी जायज़ है, क्योंकि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा। वहीं काव्या अपने मन में कहने लगी, राहुल तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द सुनना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। न जाने कब तक दोनों ऐसे ही जागते रहे और फिर सो गए। सुबह का वक्त मेहता बंगलो। रेहान 2 दिन से उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था, जैसे कि नैना से न कुछ बोलना और ना ही अभय के कोई सवालों का जवाब ठीक तरीके से देता था। उसका यह रवैया हर कोई देख रहा था। नैना को उसका यह बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे घर में तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा तो वह रेहान को ही कह सकती है, बाकी तो उस घर में कोई उनका सगा नहीं है। रेहान सुबह ऑफिस चला गया था। उसके जाने के बाद देर बाद अभय आ टपका और उसने नारायण जी से कहा, रेहान बहुत ही रूड होते जा रहा है। मैं तो उसे कुछ भी बात करता हूँ, एक तो बोलता नहीं और बोलता है तो सिर्फ और सिर्फ उल्टा ही जवाब देता है। उसकी बातें सुन नारायण जी ने भी कहा, तुम्हें तो पता है वह ऐसा ही है, मूड रहेगा तो ठीक से बातें करेगा, नहीं रहेगा तो ऐसा ही करता है, यह कोई नई बात नहीं है। नैना ने अभय के लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आई और कुछ देर तक वे लोग लिविंग एरिया में बातें कर रहे थे। उसके बाद नारायण जी अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद नैना ने अभय से कहा, अभय जी एक बात बताइए, क्या आपके दोस्त बचपन से ऐसे ही हैं या कोई बात की वजह से ऐसे बदल गए हैं? नैना का इस तरह से सवाल करना अभय तो हड़बड़ा गया और वह अपनी नज़र इधर उधर करते हुए कहा, ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? ऐसी तो कोई बात नहीं है। नैना परेशान होते हुए बोली, नहीं अभय जी, कोई तो बात है जो उन्हें बहुत तकलीफ़ दे रहा है और वह अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं करते। अगर आप उनके बारे में मुझे कुछ बताएंगे तो शायद मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं। वादा करती हूँ आपसे कि उन्हें कोई भी बात पता नहीं चलेगा और मैं उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। नैना ने एक उम्मीद लिए अभय से बोली,
अभय तो यही चाहता था कि उसका दोस्त ठीक से रहे और अपनी शादीशुदा जिंदगी में और भी अच्छे से निभाए, ताकि उसकी ज़िंदगी में जो कमियां रह गया है अब वह खुशियों से भर जाए। अभय सोफे से उठते हुए कहा, ठीक है, आपको पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकता, पर कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा ताकि आपको भी उसकी मजबूरी समझ सके और उसे समझने की कोशिश करें। पर ऐसा करिए, बाहर चलिए, हम वहीं बैठकर बातें करेंगे। वे दोनों गार्डन एरिया में आकर चेयर पर बैठ गए। नैना क्यूरियस होकर अभय को देख रही थी कि वह क्या बात उसके बारे में बताएगा। अभय का चेहरा थोड़ा उदास हो गया और बताना स्टार्ट किया, रेहान अंकल का बेटा नहीं है। यह सुनते तो नैना चौंक गई और रिएक्ट करते हुए बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मतलब कि रेहान पापा जी के बेटे नहीं हैं तो किसके हैं? अभय आगे बताना जारी रखा, ये तो नहीं पता भाभी कि रेहान किसका बेटा है। ऐसा कहा जाता है कि आंटी के बहुत लोगों के साथ अफेयर था, यहाँ तक कि अंकल का जो हालत आज हुआ है वह सब आंटी के वजह से हुआ था। उन्होंने उनका यह दुर्दशा बना दिया था। उन्होंने टेरिस पर से उन्हें धक्का दे दिया था और यह हादसा रेहान अपने आंखों से देख लिया था और वह बहुत छोटा था जब आंटी उसे छोड़कर चली गई। अब वह इंडिया में नहीं, कहा जाता है कि किसी अमीर इंसान के साथ रह रही हैं। उनके बहुत अफेयर रह चुके हैं। यही तो नहीं पता चला कि उनमें से रेहान किसका बेटा है, पर वह अंकल का नहीं है। नैना जैसे जैसे सुनते जा रही थी उसका दिल वैसे वैसे बैठे जा रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था रेहान के लिए कि वह बचपन से यह सब झेल रहा है, इसलिए तो इतना कठोर हो चुका है। नैना को इतनी गहरी सोच में देख अभय उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, भाभी आप मेरी बात सुन रही हैं? नैना अपने सेंस में आते हुए बोली, हाँ सुन रही हूँ। और अभय लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, इसके आगे और क्या बताऊँ आपको? नैना ने कहा, तो क्या अंकल को इस बात का बुरा नहीं लगा रेहान के बारे में? अभय बेमन से मुस्कुराया और कहा, रेहान बहुत छोटा था जब अंकल व्हील चेयर पर आ गए। उनका कोई सहारा नहीं था सिवाय रेहान के, और उन्होंने कभी उसे गैर नहीं समझा और ना ही उसे एहसास दिलाया कि वह उनका बेटा नहीं है। पर यह बात तो छुप नहीं सकता, सभी को पता है वह तो उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अभी नहीं, तभी जब वह छोटा था तभी ही उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दिया है। अभय रेहान के बारे में यह सब बता दिया और कहा, अब मुझे ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ। अभय वहाँ से उठ चला गया और नैना के दिल में दर्द होना चालू हो गया। नेक्स्ट डे मेंशन में सुबह का समय। राहुल सुबह जल्दी उठ गया था क्योंकि वह आजकल ऑफिस जल्दी जाया करता था। वहीं काव्या अभी भी सोई थी और वह सुबह में भी राहुल के बातें नहीं की, जो कि राहुल ने नोटिस कर लिया था। राहुल को यही लगता था कि मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा, इसलिए वह नाराज है। असल बात तो उसे पता ही नहीं था कि वह किस बात से नाराज है। देखते देखते दोपहर हो गया। अब जाके काव्या ने जानबूझकर राहुल को मैसेज किया कि आज कितने बजे कॉफ़ी पर आना है, और कुछ ही देर में उसके मैसेज का रिप्लाई आ गया जिसमें राहुल ने लिखा था कि आज शाम 4 बजे वह ज़रूर कॉफ़ी पर आएगा। उसके इतना जल्दी मैसेज का रिप्लाई देख फिर से काव्या का दिल दुख गया। काव्या वापस मन्नत के कमरे में गई और उसे आज का मैसेज दिखाने लगी। इसके बदले में मन्नत ने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वह समझ चुकी थी कि काव्या वही करेगी जो उसका दिल चाह रहा है। मन्नत खुद के मन में कहने लगी, ये भाई और बहन बहुत जिद्दी हैं, अपने आगे किसी का नहीं सुनते। शाम का समय, ग्रैंड रेस्टोरेंट। काव्या और मन्नत दोनों ग्रैंड रेस्टोरेंट पहुंच गई। वे दोनों आज समय से पहले ही जा पहुंची। काव्या का तो चेहरा पहले से ही मुरझाया था, वहीं उसे देख मन्नत का भी बुरा लग रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यह जो भी सब रायता फैलाया है काव्या ने अपने हाथों से ही ये सब किया है। मन्नत ने एक बार
फिर से काव्या को समझाते हुए बोली, देखो काव्या, मैं फिर से कहूँगी कि यह सब मत करो। अगर समझो राहुल भाई आए और हम दोनों को इस तरह देख लिया तो वह क्या सोचेंगे? काव्या ने बिना मन्नत की तरफ देख बोली, कुछ नहीं सोचेगा वह। आप बताओ वह आखिर क्या ही सोचेगा? आप क्यों नहीं समझ रही हो भाभी? आज तो मैंने मैसेज की हूँ। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो उसे मैसेज करती तो मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता कि राहुल बाहर क्या कर रहा है। काव्या की बातें सुन मन्नत को लग रहा था कि अपना सिर फोड़ ले, पर वैसे नहीं कर सकती। उसने काव्या के कंधे पर हाथ रखकर आगे बोली, मुझे राहुल भाई पर पूरा भरोसा है। ये सब करना तो दूर, सोचते भी नहीं होंगे। काव्या की आंखों में हल्का आंसू आ गया और मन्नत की तरफ देख बोली, भाभी जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आज बहुत कुछ बदल जाएगा। मन्नत को डर लगने लगा कि काव्या कहीं जल्दबाजी में कुछ गलत ना कर बैठे और वह सोचने लगी, मुझे युग को रात में ये सब बता देना चाहिए था, पर बता नहीं पाई। अब ऐसा लग रहा है सब मेरी गलती है। पूरी तरह शाम हो चुका था, यहाँ तक कि अंधेरा होना चालू हो गया, पर राहुल अभी तक आया नहीं। यह देख काव्या के अंदर आग लग गया। देखते देखते अब उन्हें यहाँ 6 बजे से 7 बज गया, पर राहुल आया नहीं। काव्या चिढ़ते हुए राहुल को मैसेज की कि उसे आने में कितना वक्त लगेगा। उसके मैसेज के बदले में राहुल ने उसे ढेरों सॉरी का मैसेज लिखकर भेज दिया कि वह आज नहीं आ सकता, बट वह किसी और दिन पक्का आ जाएगा। उसके इस मैसेज पर काव्या ने नाराज़गी का इमोजी भेजने लगी। यह देख राहुल ने कहा, ठीक है, कल मैं जो प्लेस बताऊंगा आप वहां आ जाइए। जिस पर काव्या ने रिप्लाई किया, ठीक है, आप मुझे एड्रेस बता दीजिए, मैं आ जाऊंगी। काव्या ने मन्नत को राहुल का मैसेज दिखा दी कि वह खुद एड्रेस बताएगा जहां पर हम कल जाएंगे। कुछ ही देर में वे दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकली। जब वे दोनों बाहर निकल रही थी तो उस रेस्टोरेंट के अंदर मयंक शर्मा किसी के साथ जा रहा था और उसने उन दोनों को देख लिया। 2 दिन बाद देखते देखते और 2 दिन और बीत गए। राहुल ने मैसेज में यही लिखता था कि वह बिजी होने के नाते नहीं आ सकता। ऐसे ही 4 दिन बीत गए पर राहुल मिलने नहीं आया। 2 दिन काव्या के बताए हुए एड्रेस पर नहीं गया और 2 दिन वे खुद एड्रेस उसे बता रहा था फिर भी नहीं आया। उसका इस तरह से दौड़ाना और वक्त पर नहीं आना काव्या का तो बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि राहुल कहता था और नहीं आता था। अब काव्या ने उसे छोड़कर मैसेज किया, अगर तुम्हें नहीं आना है तो साफ साफ कह दो, मुझे दौड़ाने के लिए मत कहो। इसके बदले राहुल मैसेज में रिप्लाई आया कि सॉरी कह दिया, जिसका काव्या ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद काव्या को मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया कि जो राहुल ने किया था। होटल का नाम, रूम नंबर लिखा था और उसे आने के लिए कहा था और यह भी लिखा था कि मैं होटल में आकर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। यह देख तो काव्या और जल्दी से रोते हुए मन्नत के कमरे में गई और बोली, भाभी देखो, राहुल का मैसेज आया है। वह कितना एक्साइटेड है कि उसने डायरेक्ट होटल बुलाया, वह भी रूम नंबर, उसने रूम बुक कर लिया है। मन्नत ने भी उसके मोबाइल में वह मैसेज रीड किया। उसे भी बहुत अजीब लगने लगा कि राहुल भाई किसी अननोन लेडी को डायरेक्ट होटल में बुला रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि रूम बुक किया है। मन्नत ने काव्या को संभालते हुए बोली, ठीक है काव्या, हम दोनों आज जाकर देखेंगे कि आखिर राहुल भाई चाहते क्या हैं और आज मैं तुम्हारा साथ दूंगी। काव्या ने राहुल का टेस्ट लेने के लिए अपने रेगुलर नंबर से मैसेज किया कि आज वह रात कितने बजे घर आएगा और रिप्लाई में राहुल ने यह लिखा, बेबी मैं आज नहीं आ सकता हूँ, बहुत बिजी हूँ, बट तुम्हारे लिए कल सरप्राइज है। द प्राइड होटल, मुंबई। शाम 6 बजे काव्या और मन्नत द प्राइड होटल पहुँचते ही उन्होंने
मोबाइल में मैसेज चेक किया जिसमें 10th फ्लोर VIP रूम 2203। वे दोनों लिफ्ट से ऊपर जा रही थी। वैसे ही उनकी घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी, ज़्यादातर तो काव्या के दिमाग में न जाने कितने सारे बुरे बुरे ख्याल चल रहा था। 10th फ्लोर पर लिफ्ट जाकर रुक गया। वे दोनों बाहर निकली और राइट साइड में जाने लगी। 5-6 रूम छोड़कर ही रूम नंबर 2203 था। काव्या तो बहुत घबराई हुई थी। उसके तो हाथ डर के मारे कांप रहे थे। वहीं मन्नत ने उसके हाथ पकड़ अपना सिर हिलाया ताकि वह शांत रहे और दरवाज़ा खटखटाने लगी। पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मन्नत लगातार दरवाज़ा खटखटाते रही कि तभी दरवाज़ा खुला और जैसे उन दोनों ने सामने शख्स को देखा, दोनों की तो आंखें फैली की फैली रह गई। इस वक्त दोनों के मुंह से अलग अलग शब्द निकला। काव्या के मुंह से निकला, भाई आप, तो वहीं मन्नत के मुंह से निकला, तुम यहाँ। वहीं युग तो कुछ नहीं बोल रहा था। उसका इस वक्त चेहरे का भाव एकदम अलग था कि उसके पीछे से राहुल आया। दोनों को इस वक्त होटल रूम में देख इन दोनों की तो टाई फिस हो गया और जब इन दोनों ने राहुल को देखा तो पूरा गेम समझने की कोशिश करने लगी, पर उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। युग दरवाजे पर से हटा और अंदर जाने लगा। उसके पीछे मन्नत और काव्या भी अंदर आने लगी और राहुल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। युग सोफे पर जाकर बैठा और कोल्ड वाइज में दोनों के तरफ देख कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मन्नत काव्या की तरफ देखने लगी। वहीं काव्या अभी मन्नत को देख रही थी कि क्या जवाब दे। फिर उसने अपने आप को मजबूत की और राहुल को देखने लगी। काव्या को गुस्से से राहुल की तरफ देखता देख युग सख्त आवाज़ में बोला, काव्या, राहुल को घूरना हो गया रहेगा तो मेरे सवालों का जवाब दो। काव्या अपने भाई को देख रोने लगी और रोते हुए बोली, भाई, राहुल मेरे साथ चीट कर रहा है और अच्छा हो गया कि आप मुझे यहीं मिल गए। और उसने अपना मोबाइल ले युग को मैसेज दिखाने लगी। युग उसका मोबाइल ले जोर से पटक दिया, जो इधर उधर टूट के बिखर गया। युग दांत पीसते हुए अपनी बहन के ऊपर बरस पड़ा। बस करो काव्या, तुम्हें लगता है तुम जो कर रही हो वह किसी को नहीं पता चलेगा? राहुल तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ नहीं है। वह उसी दिन तुम्हारे मैसेज को समझ गया था। इनफैक्ट उसने उसी टाइम मुझे भी तुम्हारा मैसेज दिखा दिया था। ये सुनते काव्या अपनी आंखों में आंसू लिए राहुल की तरफ देखने लगी। मन्नत भी पूरी तरह शॉक्ड हो गई कि यह सब क्या चल रहा है। काव्या रोते हुए अपनी नज़र नीचे कर ली। वहीं युग उसे सुनाते हुए आगे कहा, तुम दोनों 4 दिन से घूम रही हो। मैंने ही राहुल से कहा था कि तुम्हें जानबूझकर घुमाते रहे ताकि तुम्हारी अक्ल ठिकाने आए। वहीं राहुल युग के कंधे पर हाथ रख बोला, मैं ड्रिंक बनाता हूँ। इतना बोल राहुल वहाँ से चला गया। उसके जाते ही युग काव्या को चिल्लाकर बोला, काव्या, इंसान की एक लिमिट होती है सहन करने की और तुम हो कि अपनी लिमिट क्रॉस किए जा रही हो। शुक्र मनाओ कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर राहुल है। अगर उसकी जगह कोई और रहता ना तो न जाने क्या कर बैठता, पर उसके अंदर सोचने समझने की बहुत ज़्यादा ताकत है। वह अपने तरफ से कभी रिश्ता खराब नहीं होने देता। युग को काव्या के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं काव्या रोते हुए युग का हाथ पकड़ सॉरी बोलने लगी। युग अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे सॉरी बोलने के बजाय राहुल से सॉरी कहो। तुमने उसका दिमाग खराब करके रख दिया है। वह अपने काम में इतना बिजी है और एक तुम हो जो ऊपर से फेक आईडी बनाकर उसका दिमाग खाए जा रही हो। सुबह शाम तुम उससे मुंह फुलाकर रह रही हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से एक दिन वह पागल हो जाएगा, फिर तुम खुश हो जाना, ठीक है? काव्या युग के गले लग जोर जोर से रोने लगी। उसका इस तरह से रोना युग को और भी गुस्सा दिला रहा था, क्योंकि सारी गलती तो काव्या की ही थी। युग आज ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था। वह इतना हैंडसम दिख रहा था कि मन्नत एकटक उसे देखे जा रही थी।
आज उसका गुस्सा भी मन्नत को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह गुस्से में अपनी बहन को डांट भी लगा रहा था और बड़े अच्छे से समझाए जा रहा था, जो देख मन्नत के अंदर उसके लिए और भी रिस्पेक्ट बढ़ने लगा। युग ने काव्या को अपने से दूर किया और शांत आवाज में कहा, जाओ राहुल से जाके सॉरी बोलो। जब तक वह तुम्हें माफ़ ना कर दे, मुझसे माफ़ी मांग के कुछ फ़ायदा नहीं। तुमने उसका दिल बहुत दुखाया है। वो अपने बिजनेस में ध्यान दे कि तुम पर ध्यान दे, तुम्हारी फेक आईडी पर ध्यान दे। ऊपर से वह जब घर आता है तो तुम मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। इतना बोल युग चुप हो गया और उस कमरे में शांत माहौल बना रहा कि युग वापस काव्या की तरफ देख समझाते हुए कहा, मैं राहुल को आज से नहीं बचपन से जानता हूँ। अगर वह खुद भी कहता ना तो भी मैं यकीन नहीं करता। अपने आप से भी ज़्यादा मुझे उस पर भरोसा है। तो प्लीज़ ये अपनी पचकानी हरकतें वापस मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुन काव्या रोते हुए अपना सिर हाँ में हिला दी। युग मन्नत के तरफ देख कहा, तुम चलो मेरे साथ। युग मन्नत को लेकर कमरे से बाहर जाने लगा कि अचानक से रुक पीछे मुड़कर काव्या से कहा, राहुल से तुम तब तक सॉरी बोलती रहोगी जब तक कि वह तुम्हें माफ़ ना कर दे। युग और मन्नत होटल के रूम से बाहर निकले और जाने लगे। वहीं युग आगे आगे था तो मन्नत उसके पीछे चल रही थी। युग लंबा कदम भर रहा था तो वहीं मन्नत जो उसके कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रही थी। ये होटल इतना बड़ा था कि एकदम पॉश और लग्जरियस में से एक था और यहाँ पर बड़े से बड़े लोग ही आया करते थे। वहीं युग जब लिफ्ट के पास आया तो उसे शेरा और 2 बॉडीगार्ड उसके पीछे खड़े हो गए। 5 मिनट में वे लोग लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आ गए, जहाँ पर बड़े से बड़े गेस्ट और फॉरेनर सभी दिखाई दे रहे थे। युग ब्लैक बिजनेस सूट में और ब्लैक गॉगल्स आंखों पे लगाया था, जिसमें वह कमाल का हैंडसम दिखाई दे रहा था। उसकी पर्सनैलिटी, उसका एटीट्यूड एकदम उस पर सूट हो रहा था। वहीं उस होटल में बहुत सी लड़कियां थी जो युग को घूरे जा रही थी, पर युग अपने ही एटीट्यूड में चले जा रहा था। उसको इस तरह से तेज चलता देख मन्नत जानबूझकर धीरे धीरे चलने लगी, ताकि वह देख सके कि युग उसका वेट करता है या नहीं। और युग जितना तेज चल रहा था, उसे 2-4 कदम ही आगे बढ़ाया होगा कि उसे महसूस हुआ कि मन्नत पीछे रह गई। युग पीछे मुड़ा और 2 कदम पीछे होकर मन्नत को देख अपने हाथ से उसकी हथेली को पकड़ अपने साथ लेकर जाने लगा। ये देख मन्नत मंद मंद मुस्कुराने लगी। यही तो वह चाहती थी कि युग उसे सबके सामने अपने साथ लेकर चले, अपनी बराबरी से उसे भी रखे। अब रात के 8 बज गए थे। वह दोनों होटल से निकलकर कार में आकर बैठे। वहीं मन्नत जानबूझकर कार के अंदर युग के गोद में बैठ गई और अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल दिए। उसकी यह हरकत से युग ने तुरंत कार का पार्टीशन लगा दिया, क्योंकि आगे शेरा और ड्राइवर थे। मन्नत अपना माथा युग के माथे से सटा बड़े प्यार से बोली, क्या बात है, समझाते तो बड़े अच्छे से हो तुम। युग अपना हाथ अभी भी सीट पर ही रखा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह मन्नत से उखड़ा उखड़ा सा है। युग भी उसके सवालों का जवाब देते हुए कहा, वैसे तुम्हें क्या समझा। मन्नत अपना नाक युग के नाक से रगड़ते हल्की स्माइल चेहरे पर रख आगे बोली, अब तो बहुत कुछ समझ गया है मुझे। मन्नत इतना बोल अपनी आंखें दबा दी। मन्नत के इस हरकत से युग सेड्यूस हो रहा था। युग कुछ कहता कि मन्नत उसके कान में बड़े मदहोश आवाज में बोली, आज बहुत हैंडसम दिख रहे हो। मन्नत के इस तरह से बोलने से उसके होंठ युग के कान को टच हो रहा था, जिसके चलते युग के भी अंदर से गर्मी होना चालू हो गया था और अपना दोनों हाथ मन्नत के कमर पर चलाने लगा। इस वक्त कार में गर्म माहौल हो चुका था। दोनों का शरीर एक दूसरे को टच हो रहा था, यहाँ तक कि वे दोनों भी मदहोश होने लगे थे।
युग अपनी राइट हैंड से मन्नत के गर्दन को पीछे से पकड़ एकदम अपने करीब करके अपने होंठ उसके होंठ पर रख चूमने लगा। 2 मिनट मन्नत शांत रही, फिर उसके बाद वह भी उसका पूरा साथ देने लगी और दोनों इस किस का एंजॉय करने लगे। लगभग 10 मिनट तक यूं ही दोनों एक दूसरे को पूरा साथ दे रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी युग ने पूरा उस पर हावी हो गया था। धीरे धीरे उसका हाथ अब मन्नत के शरीर पर घूमने लगा। एक हाथ उसका मन्नत के बैक साइड फेरने लगा, उसका दुपट्टा सरका दिया और अब धीरे धीरे उसके ड्रेस की डोर पर गया, जो एक झटके में खींच के खोल दिया। उसके ऐसा करने से मन्नत किस करना बंद कर दी और आंखें खोल युग को देखने लगी, जो अपनी आंखें बंद करके किस करने में मदहोश हुआ है। युग को तुरंत महसूस हुआ कि मन्नत किस पैक नहीं कर रही, तो युग उसके होंठों को हल्का सा ही बाइट कर लिया। उसके ऐसा करने से मन्नत के मुंह से साइलेंट आह निकल गया। अब युग उसके होठों को छोड़ उसके गर्दन पर वार करने लगा। वहीं मन्नत अपने दोनों हाथ युग के कभी गले में तो कभी बालों में जहां तहां फेरने लगी। दोनों इस वक्त खुद पर काबू नहीं कर पा रहे थे। वहीं युग मन्नत के शोल्डर से ड्रेस सरका दिया, जो उसका गोरा बदन दिख रहा था। युग जहां जहां उसे किस किए जा रहा था, वहीं मन्नत भी उसे एक बार भी नहीं रोक रही थी, जैसे दोनों को इसकी ज़रूरत पड़ गया हो। अब दोनों पूरी तरह मदहोश हो गए थे। वहीं अब युग का हाथ धीरे धीरे मन्नत के ब्रेस्ट पर बढ़ रहा था, जैसे वह पकड़ता के कार ब्रेक लग गया। दोनों हड़बड़ा के एक दूसरे से अलग हुए। मन्नत अभी भी युग के गोद में ही थी। आगे के कार का डोर खुलने का आवाज़ युग ने सुन लिया और शेरा पीछे का डोर ओपन करता उससे पहले युग ने कहा कि वे खुद बाहर आ जाएगा। ये सुन शेरा और ड्राइवर दोनों कार से निकल वहां से चले गए। वे दोनों मेंशन पहुंच गए थे। युग अपनी नशीली आंखों से मन्नत को देख रहा था। उसकी नज़र तो मन्नत के शोल्डर पे जा टिका, जो एकदम गोरा स्किन दिखाई दे रहा था। युग को इस तरह देखता देख मन्नत जल्दी से अपना ड्रेस ठीक करने लगी, तो युग उसका हाथ पकड़ उसका ड्रेस ठीक करने लगा और उसे थोड़ा सा घुमा के उसके ड्रेस का डोरी बांध दिया और दुपट्टा उसके कंधे पर रख दिया। युग अपने हाथ से अपने बाल ठीक करने लगा, तो वहीं मन्नत भी अपने बाल ठीक करने लगी, पर उसके लिपस्टिक दोनों के होठ पर लगे के फैल चुके थे। युग मन्नत को अपने गोद से उठा के उसे साइड में बिठाया और अपने पैंट में से नैपकिन निकाल अपने होंठ साफ करने लगा। उसके बाद मन्नत का भी होंठ क्लीन किया। दोनों खामोश थे कि मन्नत जैसे डोर ओपन करने को हुई कि युग उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और उसके माथे पर हल्का किस कर दिया, जो मन्नत को काफ़ी सुकून दे रहा था। उधर होटल में युग और मन्नत को कमरे से बाहर जाते ही काव्या सोफे पर बैठ अपने दोनों हाथ चेहरे पे लगा के फूट फूट कर रोने लगी कि थोड़े ही देर में राहुल कमरे में आया। राहुल जानबूझकर बाहर गया था ताकि युग उसे समझा सके, क्योंकि युग ने राहुल को आंखों से इशारा किया था कि 5 मिनट उसे अकेला छोड़ दे ताकि अपनी बहन का क्लास लगा सके। राहुल जैसे कमरे में आया, उसके शूज़ का आवाज़ सुन काव्या अपने चेहरे से हाथ हटा उसे देखने लगी और राहुल को अपने सामने देख वह सोफे से उठ के दौड़ते हुए राहुल के सीने से लग गई और बच्चे की तरह फफक फफक कर रोने लगी। उसको इस तरह रोता देख राहुल ने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि उसके हाथ अभी भी नीचे किए थे। काव्या को इतना रोता देख राहुल प्यार से कहा, अब रोना बंद कर दो। इतना बोल राहुल उसको खुद से दूर किया और जाकर सोफे पे बैठ गया। काव्या समझ रही थी कि राहुल नाराज है और वह ऐसे नहीं मानेगा। काव्या उसके पास जाकर घुटने के बल बैठ अपने दोनों हाथ से कान पकड़ रोते हुए बोलने लगी, सॉरी सॉरी राहुल।
ये देख राहुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह झट से सोफे से उठ काव्या को पकड़ खड़ा किया और उसके आंसू साफ करते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं हूँ तुमसे नाराज और तुम्हें पता है मेरी नाराज़गी, पर तुम यह सब मत करो। काव्या फिर से राहुल के सीने से लग गिड़गिड़ाते हुए बोली, राहुल मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। काव्या को इतना रोता देख राहुल को लगा कि कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए, क्योंकि वह काँपते हुए रो रही थी। राहुल उसे अपने से अलग किया और अपने दोनों हाथ से उसके चेहरे को थाम उसके आंसू पोंछते हुए कहा, प्लीज़ ऐसे मत रोया करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बुरा इस बात का लगा कि तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया, बाकी कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फेक आईडी बनाने से किसी और लड़की से प्यार करने लगूंगा? ये तुम सोच कैसे सकती हो? मैं तुम्हें बचपन से चाहता हूँ, बचपन से प्यार करते आया हूँ, बुढ़ापे तक मरते दम तक करता रहूँगा। तो ये सब करके तुम्हें क्या मिला, बोलो? राहुल बोल ही रहा था कि काव्या बीच में बोल पड़ी, राहुल अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, करना तो दूर सोच भी नहीं सकती हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। राहुल उसके माथे पर किस करते हुए कहा, बस एकदम, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुआ ना तो तुम्हें और पनिशमेंट दूंगा। उसकी इतनी प्यारी वाली डांट सुन काव्या रोते रोते हंसने लगी और राहुल ने आगे कहा, काव्या मैं तुम्हें उसी दिन समझ गया था कि तुम मुझे मैसेज कर रही हो। बचपन से तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारे हर एक मोमेंट को बड़े अच्छे से भांप लेता हूँ। तो यह तो इतनी बड़ी बात है, यह कैसे नहीं समझ सकता, पर मैं देखना चाहता था तुम आगे आगे करती क्या हो। और बुरा तो मुझे तब लगा जब मैं तुमसे बात करता और तुम्हारे पास आता और तुम मुझसे दूर जाने लगी थी। राहुल बोल रहा था कि काव्या ने अपने हाथ उसके मुंह बंद कर दिया और अपना सिर नाम में हिलाते हुए उसे रोकने लगी कि अब वह कुछ ना बोले, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। उसका यह इशारा देख राहुल भी चुप हो गया और उसका हाथ अपने मुंह पर से हटाते हुए उसकी बाहें पकड़ सोफे पर लेकर गया। दूसरी तरफ मयंक इस वक्त बार में ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था और उसके आंखों के सामने 2 दिन पहले जब वह रेस्टोरेंट में गया था, वहां पर मन्नत और काव्या को देखा था। उसने सोचा था कि उसे मिलकर बातें करे, अपना दर्द तकलीफ बताए, पर जो आदमी उसके साथ था उसने युग के बारे में जो कुछ बताया, उसके वजह से उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई देने लगा। फ्लैशबैक, वह मन्नत से बात करना चाह रहा था, पर उसके साथ जो आदमी था वह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला था, जिसके चलते मयंक बिना बात किए रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। मयंक रेस्टोरेंट के अंदर जाकर उस आदमी के साथ बातें करने लगा और वह मयंक को कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने वाला था और उसने अपना बताना स्टार्ट किया। तुम्हारे भाई को इन सलाखों के पीछे कोई और नहीं बल्कि युग बजाज का हाथ है। उसने ये सब किया है। वह तुम्हारे भाई को जान से मारने का प्लान बनाया था, पर वह फेल हो गया। उसकी बातें सुन मयंक को तो यकीन नहीं हो रहा था कि युग का हाथ होगा। वह चौंकते हुए वापस पूछा, यह कैसे हो सकता है? वह क्यों यह सब करेगा? उसे हम लोगों से क्या दिक्कत है? वह आदमी ने कहा, उसकी दुश्मनी उसी दिन से है जिस दिन से मन्नत और युवराज का एंगेजमेंट होने वाला था। उस दिन से ही उसने तुम्हारे भाई को टारगेट बना लिया है। ये सुनते ही मयंक के शरीर में तो आग लग गया। वह आदमी ने कुछ देर और बैठे युग के बारे में बताते जा रहा था, जिससे मयंक का गुस्सा बढ़ते जाने लगा। वह आदमी यह सब बताकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मयंक चिढ़ते हुए वहीं बैठा रहा।
मयंक का स्वभाव तो पहले से बहुत अच्छा है, पर आज अपने भाई के लिए मजबूर होने लगा कि सब मिलकर उसके भाई के साथ गलत किया है, जिससे उसकी फैमिली, उसके मॉम डैड की रो रो के बुरा हाल हो चुका है। यह सब सोच वह दुखी होने लगा और सारा ब्लेम मन्नत और युग पर डालने लगा। इन दोनों ने शादी करके तो खुशी से ज़िंदगी जी रहे हैं और उनकी वजह से हमारी फैमिली दुख दर्द में है। मयंक चेयर से उठ खड़ा हुआ और रेस्टोरेंट से बौखलाते हुए बाहर आया और कार में आकर बैठ गया और कार के स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रख खुद से कसम खाते हुए कहा, मेरे युवराज भाई, जिस तरह से तुम लोगों ने फंसाया है, उनका ये हाल किया है, अब मैं हर एक के साथ उनका बदला लूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे मजबूर किए हो ये सब करने के लिए। प्रेजेंट में गुस्से की वजह से मयंक की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और वह ड्रिंक बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह हर एक पैक गुस्से में पिए जा रहा था। वह युग का गुस्सा अपने आप पर निकाल रहा था। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लगभग 4000 के ऊपर आप लोग इस स्टोरी को सुनते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा क्यों भला? प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दीजिए। चलिए बाय बाय, थैंक यू।